नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब देखते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण क्या क्या है। ठीक है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 2.2 देखेंगे। फर्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सेकंड उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है। अब पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को मान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर देश ऊंचाई मीटर में। माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में, इसकी है 8848। कंचनजंगा भारत में है 8598। मकालू नेपाल में है 8481। धौलागिरी नेपाल में 8172। नंगा पर्वत भारत में 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078। नंदा देवी भारत में 7817। कामेट भारत में 7756। नामचा बरुआ भारत में 7756। गुरुला मंदाता यह है नेपाल में 7728। मान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित मतलब असमान है। हिमालय की इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, मतलब नदियों का। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचली या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़न
अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। हमने देखा कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, निम्न मध्य हिमालय, फिर है शिवालिक। ठीक है, ये देखो हमने ऊपर भी एक मैप देखा था, ये देखो हिमालय पर्वत। ठीक है, ये ऐसे हिमालय को बांटा गया है। ठीक है, इसमें अलग अलग है, जैसे ये सिंधु नदी का प्रवाह है, ये ब्रह्मपुत्र का प्रवाह है। ठीक है, इसमें देखो एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। ठीक है, ये देखो शिवालिक, हिमालय, ये काराकोरम है, ये काराकोरम दर्रा, ये कुन्नुल श्रेणी, ये पामीर घाट है, मतलब पामीर का पठार है, इसको विश्व का छत कहते हैं। ये देखो, ठीक है, मैप में, बुक में अच्छे से आप देख सकते हो। इसमें अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैप में देख सकते हो, इसमें बुक में। ये देखो हिमालय पर्वत। ठीक, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली एवं तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाते हैं। दिहांग माखड़ गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पूर्व श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो अवसादी सेलें से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सूर्य शामिल है। अब पढ़ते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद मतलब पैरों में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। देखो उत्तरी मैदान, ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाते हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी एवं व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग को
बाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार गग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाइयों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करते हैं। इसे बाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस बाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह अन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले भाग के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भूभाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ी श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक ब्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत तथा इन्हें केवल दरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है क्योंकि नदियों द्वारा काट दिया जाता है एवं बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुंडी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर।
पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। उंडम मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल आग्नेय हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। ये देखो भारतीय मरुस्थल। अपर्तन तटीय मैदान प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिमी अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई से गोवा तक, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाली खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का नदी पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। ये देखो तटीय मैदान। चिल्कन झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? ये देखो एक द्वीप। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 22 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटले द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वह एक पक्षी अभ्यारण्य का पिटले द्वीप। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी जो कि समय में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल रोधिका प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल विलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल विलय द्वीप गोलाकार या हॉर्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषवती है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है।
क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास या नई संभावनाएं प्रदान करती है। चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लेते हैं अपन। दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे द्वीप। ठीक है, सॉरी, स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र, उसे प्रायद्वीप कहेंगे। सर, प्रायद्वीप। ठीक है। सेकंड है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है, उसे कहेंगे पूर्वांचल। ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कोकण। ठीक है। पूर्वी घाट का स्रोत शिखर है महेंद्रगिरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के संक्षेप में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, बाबर क्या है? बाबर किसे कहेंगे? बाबर के बारे में देख रहे थे अपन। तो नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटी का निक्षेपण करती है, उसे हम बाबर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और सभी सरिताएं इस बाबर पट्टी में विलुप्त हो जाते हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियां पुनः निकल जाती हैं एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताए। इस तरह बता सकते हैं, जैसे सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को मान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, मतलब समान है एवं असमान है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है। अपना थर्ड क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ठीक है। फोर्थ है, भारतीय उन द्वीपों के नाम बताए जो प्रवाल भित्ति के हैं। भारतीय उन द्वीपों के नाम जो प्रवाल भित्ति के हैं वो हैं लक्षद्वीप समूह। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, बांगर एवं खादर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक है। और इसी के साथ बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है। पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट में अंतर। पूर्वी घाट दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बनाते हैं, जबकि पश्चिम घाट दक्कन के पठार का पश्चिम किनारा बनाते हैं। पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर चलते हैं, जबकि पश्चिम घाट पश्चिम के तट के समानांतर चलते हैं। ठीक है। और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुंडी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन,
भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो हम बता सकते हैं, चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। भारत के प्रमुख आकृति विभाग जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, 6 भाग थे। ठीक है, तो इसमें अंतर जैसे हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, जबकि प्रायद्वीप पठार भारत के दक्षिण भाग में बड़े पैमाने पर फैला है। हिमालय बहुत ऊंची पर्वतीय दीवार है, जबकि प्रायद्वीप पठार उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण में संकरा है। ठीक है दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय में स्थित है, जबकि प्रायद्वीप पठार ऊंचाई में कम है। हिमालय के ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी आदि हैं, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है, जबकि प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो हम कर सकते हैं, जैसे उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जल और मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, और यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। मध्य हिमालय का क्षेत्रफल 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है, और संपूर्ण नेपाल इसमें स्थित है। पश्चिम में हम मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। पश्चिम में कर्णाली नदी, मध्य में गंडक और पूर्व में कोसी नदी द्वारा यहाँ के जल का निकास होता है। नेपाल की मध्य घाटी, जहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है, नेपाल को 2 भागों में विभक्त करती है। मध्य हिमालय सतलुज और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। यह पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम चौड़ा है। यह काफी ऊंचा और बर्फ से ढका है तथा इसके अंतर्गत शिवालिक, निम्न हिमालय तथा हिमाद्री श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमने ये क्वेश्चन देखा, 5th क्वेश्चन, सॉरी हम 6th क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये 6th क्वेश्चन का सोल्व कर रहे थे। मध्य हिमालय मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब करें मध्य उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विभाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में और मालवा पठार के एक बड़े हिस्से पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी, उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। आगे जाकर यह पश्चिम में भारतीय मरुस्थल से मिल जाती है, जबकि पूर्व दिशा में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार द्वारा प्रकट होता है। इस क्षेत्र में नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस क्षेत्र के पूर्वी विस्तार के स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। ठीक है, अब भारत के द्वीप समूह है। लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती में। यह द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप समूह पर पौधों जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। यह 250 वर्ग मीटर में फैले लगभग 250 द्वीपों से मिलकर बना है। ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।